गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आजकल आप लोग प्रत्यय के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको जो उसके मुख्य प्रकार बताए थे, प्रत्यय की परिभाषा बताई थी, उसके मुख्य प्रकार। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको कृत प्रत्यय बताया था। उसका पहला भेद जो कि क्रियाओं के साथ लगाए जाते हैं। तो उसके लगभग जितने आपके पाठ्यक्रम में हैं उतने मैं आपको लगभग पढ़ा चुकी हूँ, और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तद्धित प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। तो बेटा जैसे कृत प्रत्यय होते थे वो क्रिया के अंत में लगते थे, क्रिया शब्दों के साथ, धातु के साथ लगाया जाता था उनको। तद्धित प्रत्यय जो हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आपको ये अंतर अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, तो वे तद्धित कहलाते हैं। तो अब इन्हीं में मैं और उनसे जो कृत प्रत्यय से वाले निर्मित शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे शब्द कृदंत शब्द बताया था मैंने पहले जब पढ़ाया था। और तद्धित प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसी में पहला पढ़ेंगे मतुप और वतुप प्रत्यय। इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर है। पहला नियम है बेटा, मतुप का मत शेष रहता है। जब किसी शब्द में ये प्रत्यय लगा होगा मतुप, तो उसमें आपको क्या शेष दिखाई देगा, मत शेष रहता है। लेकिन इसका एक नियम ये है कि परंतु यदि शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि जो मूल शब्द जिसमें वो लगेगा ना जो प्रत्यय, तो यदि शब्द का अंतिम वर्ण, तो इसमें तीन शर्तें हैं, या तो शब्द का अंतिम वर्ण हो, जो मूल शब्द है उसका अंतिम वर्ण हो, या फिर उपधा, उपधा से मतलब है उस अंतिम वर्ण से जस्ट पहले वाला वर्ण, ठीक है वो, और या फिर तीसरा है कि हमारे जो पांचों वर्ग होते हैं, वर्ग आपको पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो उन्हीं वर्गों से तात्पर्य है यहाँ पर कि हमारे पांचों वर्गों के जो प्रथम चार वर्ण होते हैं, यानी जैसे क वर्ग का है तो क, ख, ग, घ, ठीक है, सिर्फ ग छोड़ा। ऐसे च वर्ग का है तो च, छ, ज, झ, यहाँ छोड़ा, लास्ट वाला अंतिम छोड़ के, यानी कि जो प्रथम चारों वर्ण हैं पांचों वर्गों के, उनमें से कोई वर्ण हो तो वहाँ पर मत ना होकर वत होता है, बस इतना है। दूसरा है पुल्लिंग में मान आपको किस रूप में दिखाई देगा, शब्द में मान के रूप में दिखाई देगा, आपको मान दिखाई देगा शब्द में। स्त्रीलिंग में मति के रूप में दिखाई देगा, और नपुंसक लिंग में जैसा मैंने बताया ही है पहले कि मतुप का मत शेष रहता है, तो नपुंसक लिंग में इसमें आपको मत जुड़ेगा, मत दिखाई देगा। तीसरा इसका नियम है कि मतुप प्रत्ययांत शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, है ना। अतः विशेष के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही चलते हैं। तो ये सब बातें आपको वैसे भी पता हैं, बहुत सामान्य से नियम है कि भाई संस्कृत में ऐसा होता है, जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग का विशेष्य होगा उसका विशेषण भी उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी वचन का होगा। तो इस प्रकार से ये नियम यहाँ पर भी लागू होगा मतुप प्रत्ययांत शब्दों में भी। चौथा इसका जो नियम है वो ये है, मतुप और वतुप प्रत्ययांत शब्दों के रूप जो होते हैं पुल्लिंग में भगवत शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह, और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। ठीक है, तो यदि आप इन चार बातों को, चार नियमों को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, समझेंगे, अगर रटेंगे भी तो समझ के रटेंगे, तो आपको मतुप प्रत्यय बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। और यदि आप लोग सारे चारों नियम नहीं कर सकते हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि मतुप का मत शेष रहता है, जो कि हमें पुल्लिंग में मान के रूप में, स्त्रीलिंग में मति के रूप में, और नपुंसक लिंग में मत के रूप में दिखाई देता है। इतना तो आपको कम से कम याद रखना ही होगा। लेकिन अच्छी तरह से अगर आपको सीखना है, पूरी ढंग से सीखना चाहते हैं, तो आपको ये चारों नियम अपने ध्यान में रखने होंगे। अब जो थोड़ा आपको ये चीज़ आपको थोड़ा उलझी हुई लगी होगी, तो इसको मैं अभी उदाहरणों के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाऊँ। तो इसके उदाहरण हैं बेटा। पहला उदाहरण दिया, जैसे ये शब्द दिया इन्होंने, पहला शब्द क्या है, शक्ति। अब शक्ति शब्द में आप देखिए जो मूल शब्द है वो शक्ति है, ठीक है। तो शक्ति में जो अंतिम वर्ण दिखाई दे रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, जब आप शक्ति शब्द का वियोजन करेंगे तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अंतिम वर्ण ई लिखेंगे, छोटा ई लिखेंगे ना, हर्षवी। हाँ,
तो वो लिखेंगे। उसके बाद इसमें अगर हम मतुप प्रत्यय लगा रहे हैं तो क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, मतुप का तो मत रहता है, लेकिन वो कह रहे हैं मतुप का वतुप कहाँ पे होगा, या तो यहीं पे, या पे यहाँ पे अ हो, हर्स्व आ हो, या फिर यहाँ पे दीर्घ आ हो, या फिर यहाँ पे मकारांत हो यानी माँ हो, ऐसा माँ जो मतलब हलंत वाला। ठीक है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पर मतुप न लगकर मतुप का वत होता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मतुप का मत ही रहेगा। और इस प्रकार से नपुंसक लिंग में शक्तिमत रूप बनेगा। पुल्लिंग में मैंने बताया था, दूसरा नियम था इसका कि पुल्लिंग में वो मान के रूप में दिखाई देता तो शक्तिमान, और स्त्रीलिंग में मति के रूप में यानी शक्तिमती। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है बुद्धि। इसमें भी आप देखिए अंतिम वर्ण ई है, छोटी ई, हर्स्वी, तो इसमें भी नहीं होगा वत, मतलब वत नहीं लगेगा, मतुप का मत ही रहेगा। तो नपुंसक लिंग में बुद्धिमत, और पुल्लिंग में बुद्धिमान, और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। फिर जो तीसरा है श्री, श्री शब्द है मूल, इसके भी अंत में क्या है, न छोटा आ है, न हर्स्व आ है, न दीर्घ आ है, न मकारांत है। तो इसलिए यहाँ पर भी वही सामान्य नियम चलेगा, मतुप का मत शेष रहेगा, इसलिए श्रीमत, श्रीमान और श्रीमती। फिर है आपका ये देखिए, ये भानु शब्द है, इसमें भी नहीं है, न आ है, न आ है, न म है, तो यहाँ पे भी मतुप का मत ही रहेगा, भानुमत, भानुमान और भानुमती। अब आया आपका ये जिसमें उन्होंने कहा मतुप का वतुप कहाँ पर होता है। तो जैसे विद्या शब्द है, दिख रहा है ना बच्चों, विद्या, विद्या शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आकारांत, यानी कि ये आकारांत है, इसके अंत में आ है, दीर्घ आ। दिख रहा है ना, विद्या, विद्या में आ है, तो इसलिए यहाँ पे जब मतुप लगेगा तो उसमें आपको वत के रूप में दिखेगा, यहाँ पे मान नहीं लगेगा, विद्यामान नहीं होगा। विद्यावत नपुंसक लिंग में, विद्यावान पुल्लिंग में, और विद्यावती स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से फल है, फल शब्द है। तो देखिए अभी जो मैंने कहा था कि यदि उसकी उपधा से, अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, ये तो व्यंजन है, आधा वर्ण है यानी व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, तो हम इसकी उपधा में देखेंगे कि वही चीज़ें जो अभी मैं कह रही थी, अकारांत हो या आकारांत हो या मकारांत हो, तो जब ये अंतिम वाला वर्ण क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए हम वो चीज़, और ना माँ है, ना आ है, ना अ है, तो हम इसकी उपधा में देखेंगे। उपधा मैंने कहा था, जैसे अभी बताया था कि या तो यदि शब्द का अंतिम वर्ण हो ये आ या माँ, या उपधा में, और उपधा क्या होती है, उससे जस्ट पहले वाला वर्ण। तो अभी मैंने जो बताया था वो ये, जैसे फल है तो ये तो हो गया अंतिम, तो ये हो गया व्यंजन। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाला फा है, और फा का जब आप विग्रह करेंगे, वियोजन करेंगे, तो इसमें आ निकलेगा ना, तो हर्स्व आ हो गया, यानी उपधा में भी या तो वही चीज़ें हो, हर्स्व आ हो या दीर्घ आ हो या मकारांत यानी माँ हो। तो यहाँ पे अ है, तो इसलिए यहाँ पे भी मतुप की जगह वत होगा, और फलवत, फलवान, फलवती। ठीक इसी प्रकार से नभस शब्द है, इसका जो मूल शब्द है वो नभस है। अब इसमें भी जब मतुप लगाया हमने तो क्या हुआ, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी शुद्ध व्यंजन है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, इससे जस्ट पहले उपधा, उपधा किसको कहते हैं, जो अंतिम वाले से जस्ट पहले वाला वर्ण होता है। तो इसका पहला वर्ण है भ, इससे जस्ट पहले वाला क्या है, भा है। तो भा में भी आप देख रहे हैं जब हम वियोजित करेंगे तो अ निकलेगा, हर्ष आ निकलेगा, इसलिए यहाँ पर भी मतुप में मत ना होकर वत होगा। इसके भी जो रूप बनेंगे वो नभस्वत नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में नभस्वान, और स्त्रीलिंग में नभस्वती। फिर देखिए अंशु, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना अकारांत है, ना आकारांत है, ना मकारांत है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वही बनेगा अंशुमत, अंशुमान और अंशुमती। अब जैसे ये है विद्युत और मतुप। अब विद्युत शब्द भी देखिए, जो ता है वो क्या है, जो मैंने कहा था, तीनों के आपको उदाहरण दे दिए हैं, तीनों के उदाहरण जैसे ये जो थे कि भाई या तो अंतिम वर्ण, परंतु यदि शब्द का अंतिम वर्ण, ये तीनों कंडीशंस हैं, या तो अंतिम वर्ण हो, या उपधा में ये हो, या तो अंतिम वर्णों में ये वर्ण हो, हर्स्वा, दीर्घा या माँ, या फिर उपधा में हो हर्स्वा, दीर्घा और माँ, और या फिर तीसरी शर्त ये है कि या फिर हमारे जो पांचों वर्ग हैं उनके प्रथम चार वर्णों में से कोई हो। तो जो विद्युत वाला उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, इसमें जो है प्रथम जो हमारे वर्ग हैं, जो हमारे पांचों वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो उसमें त क्या है,
हमारा एक वर्ग है और वर्ग का पहला वर्ण है, प्रथम 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो ये पहला वर्ण है, इसलिए यहाँ पर भी वो वाला नियम लागू होगा, यानी मतुप का वत होगा यहाँ पे, और यहाँ पर रूप बनेगा विद्युतवान। मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे इसका है विद्युतवान, सॉरी विद्युतवत, विद्युतवान और विद्युतवती। ठीक है। फिर है आपका ठक ठन ठें। इसमें बहुत बारीक अंतर है, आप ठक ही समझ लें, यही बहुत है वही होता सब जगह क्या है, इसकी जगह इक होता है। ये दूसरा प्रत्यय शुरू हो गया बच्चों। ये भी क्या होता है, इससे भी युक्त जो शब्द होते हैं, ठक प्रत्ययांश जो शब्द होते हैं, जो ठक से बनते हैं, निर्मित शब्द होते हैं, वो विशेषण होते हैं, पहला नियम। और इसमें 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि होती है। अब आप इस चार्ट को समझ लीजिए, यदि शब्द का आरंभिक स्वर क्या होगा, या आ होगा या आ होगा, तो उसको आ हो जाएगा। यदि ई या ए में से कुछ है तो उसको ए हो जाएगा। यदि ऊ और ओ में से कुछ है तो उसको औ हो जाएगा। और यदि री है आरंभिक स्वर तो आर हो जाएगा। ठीक है। अब आप इन चीज़ को भी उदाहरण से भली भांति समझ सकते हैं। ऐसे हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया हो, पर आप उदाहरणों से इस चीज़ को समझ लेंगे। अब देखिए बच्चों, पहला शब्द है धर्म और इसमें ठक प्रत्यय लगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ठक का इक हो जाता है, जो मैंने शुरू में ही ब्रैकेट में लिख रखा है इक। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, वो उसका 2 ही नियम है। दूसरा ये है कि उसके प्रथम स्वर को, अब धर्म शब्द जब आप देख रहे हैं तो इसका प्रथम स्वर क्या है, आ निकल रहा है ना धा में से, तो इसको जब वृद्धि होगी तो ये मैंने क्या दिखाया, आ को वृद्धि आ होगी। इसलिए जब ये इसके रूप में बनेगा तो एक तो धा को धा हो गया, धर्म का धार्म हो गया, दूसरी बार ठक का इक हो गया। इस प्रकार से पुल्लिंग में धार्मिकः, स्त्रीलिंग में धार्मिकी और नपुंसकलिंग में धार्मिकम शब्द बना। ठीक है। अब आता है इतिहास शब्द। मूल शब्द क्या है, इतिहास, और इसमें ठक प्रत्यय लगा। तो ठक तो जहाँ जहाँ लगेगा इक तो होना ही होना है, लेकिन ये नहीं है कि ऐतिहासिक कर दें, ऐतिहासिकी, ऐतिहासिकम, ये नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखनी है कि यदि पहला स्वर, आरंभिक स्वर बताया ना कि जो पहला स्वर है आरंभिक स्वर, वो यदि अ है तो आ हो जाएगा, इसीलिए तो आ हुआ, ये धर्म का धार्म हो गया। अब ई का क्या होगा, ये देखिए अभी बताया, ई का ए हो जाएगा। तो इसलिए इस ई से ई का वृद्धि होके ऐतिहासिकः पुल्लिंग में, ऐतिहासिकी स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में ऐतिहासिकम बना। फिर इसी तरीके से पक्ष है शब्द, मूल शब्द। इसमें भी आप देखिए पहला इसका वर्ण क्या है, आरंभिक स्वर देखना है यहाँ पे, तो यह भी अ है, तो आ को फिर यहाँ पे भी वृद्धि होके आ बन गया, पाक्ष हो गया। और एक तो मैंने कहा ना सब में होना ही होना है, तो पाक्षिकः पुल्लिंग में, पाक्षिकी स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में पाक्षिकम। फिर है वेद शब्द। अब इसका भी आरंभिक स्वर ए है ना, वे। अब इस ए को क्या होगा, जो मैंने ऊपर दिखाया है, ए को ए हो जाएगा। तो इसीलिए वेदिकः वेदिकः नहीं बनेगा, वेदिकः वेदिकी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वैदिकः वैदिकी और वैदिकम। पुल्लिंग में वैदिकः, स्त्रीलिंग में वैदिकी और नपुंसकलिंग में वैदिकम। फिर है पुराण। अब इसका भी आरंभिक स्वर ऊ है, पा में ऊ की मात्रा है ना, छोटे ऊ की। अब ऊ का क्या हुआ, वृद्धि, औ हुआ, इसीलिए पुराणिक नहीं बनेगा, पौराणिकः पौराणिकी पौराणिकम। ये मैंने बोला नहीं, ठक का एक तो सब जगह होना है। देखिए धार्मिक, ऐतिहासिक, पाक्षिक, वैदिक, पौराणिक, वार्तिक, कार्तिक, साप्ताहिक, भले ही मैंने दिए नहीं, ऐसे बहुत से शब्द हैं, एक तो होना ही होना है। लेकिन दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि वृद्धि हो जाएगी उनके आरंभिक स्वरों को। और किसका क्या होगा, यदि अ है, हर्ष आ और दीर्घा है, तो उसका वृद्धि क्या होगी, दीर्घा के रूप में। ई है या ए है आरंभिक स्वर तो वृद्धि होगी ऐ के रूप में। ऊ और ओ है आरंभिक स्वर तो वृद्धि होगी औ के रूप में। और यदि री है आरंभिक स्वर तो वृद्धि होगी आर के रूप में। तो इन्हीं चीज़ों को आप उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फिर एक री का भी उदाहरण है, वृत्ति और ठक। वृत्ति शब्द है, अब री में री है ना, तो अभी बताया मैंने, री को आर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे वृत्तिकः नहीं बनेगा, वार्तिकः। री का वृद्धि होके आर हो गया, तो वार्तिकः। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वार्तिकी और नपुंसकलिंग में वार्तिकम।